Hello friends, this is Rakesh Kapoor. Welcome to judicialcompetitionlines.com. We provide you the video lectures for the preparation of all state judicial service examinations. Now you don't have to leave your hometown and you can study from your home. These videos are very easy to understand, simple and clear, which helps you to get the success in your examinations. You are watching video number 1. In this video, we will study about 4 different heads. Number 1, what is the object of this act? Number 2, what is the salient features of this act? Number 3, what is the application and extent of this act? And number 4, the buildings which are being exempted from the applicability of this act. तो पॉइंट नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट? उत्तर प्रदेश के अर्बन एरियाज में सर्टेन स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ बिल्डिंग की किराएदारी, उसके रेंट और टेनेंट की एविक्शन के लिए प्रोविजंस प्रोवाइड करना ही इस पर्टिकुलर एक्ट का ऑब्जेक्ट है. अब आते हैं इस एक्ट के साइलेंट फीचर्स पर. हम फीचर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. अगर हम पुराने एक्ट को देखें तो उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को काफी अनफेटर्ड डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई थी, जिसकी वजह से वो टेनेंट के एविक्शन के लिए अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स काफी वेग और अनफेटर्ड तरीके से यूज किया करते थे, जिसकी वजह से जो उनके डिसीजंस होते थे समटाइम्स वो काफी फॉल्टी और अरेनियस होते थे. तो ऐसे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए नए एक्ट को पास किया गया, जिसमें टेनेंट की एविक्शन और रिलीज के लिए सर्टेन ग्राउंड्स प्रोवाइड किए गए. और अब इस न्यू एक्ट के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उन सर्टेन ग्राउंड्स पर ही सिर्फ एविक्शन या रिलीज के ऑर्डर पास कर सकते थे, जो इस पर्टिकुलर एक्ट में मेंशन किए गए हैं. फीचर नंबर 2 ये कहता है कि वो सारी बिल्डिंग्स जिनकी कंस्ट्रक्शन को 10 ईयर्स से ज्यादा हो गए हैं, सिर्फ उन्हीं बिल्डिंग्स पर इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होगी. यानी कि वो सारी बिल्डिंग्स जिनको 10 ईयर्स से ज्यादा उनकी कंस्ट्रक्शन को नहीं हुए हैं, ऐसी बिल्डिंग्स पर इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी. थर्ड फीचर यह कहती है कि टेनेंट के एविक्शन के रिस्पेक्ट में जितने भी सूट्स हैं वो सब कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज में ही लाई करेंगे. यानी कि जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होगा टेनेंट के एविक्शन के सूट्स को फाइल करने के लिए वो कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज को होगा. फीचर नंबर 4 उन बिल्डिंग्स के बारे में बात करती है जिनके ऊपर इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती. इस रिस्पेक्ट में हमारे पास एक एनुमरेटेड लिस्ट मेंशन की गई है सेक्शन नंबर 2 में. उनमें से कुछ पर्टिकुलर बिल्डिंग्स को हमने यहां पर डिस्कस किया है, जैसे कि वो सारी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या चैरिटेबल सोसाइटीज जो किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग को हेल्ड करती हैं या उन्होंने उनको बिल्ड किया, उन पर इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती. The another buildings which are being exempted from the applicability of this act is the buildings which are being held by the cooperative societies, and the buildings which are being built and held by the corporations or the firms, these are also exempted from the application of this act. अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर. डिजीज टेनेंट्स के फैमिली मेंबर्स भी उसी बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल्ड हैं जिस बेनिफिट्स के लिए डिजीज्ड टेनेंट एंटाइटल्ड था जिस समय वो जिंदा था. इसका मतलब टेनेंट के डेथ के बाद भी उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उन सारे राइट्स को एंजॉय करेंगे विच इज बीइंग एंजॉयड बाय द टेनेंट. पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि टेनेंट ने अगर किसी ऐसे बिल्डिंग में जिसमें वो किराएदार है, अगर उसमें कोई रिपेयर कराता है तो जितना कॉस्ट उसने लगाया है दैट शैल बी डिडक्शन फ्रॉम द रेंट विच ही हैज टू पे. पुराने लॉ में उसको 1 मंथ का डिडक्शन मिला करता था, लेकिन अब उस डिडक्शन को चेंज करके 2 मंथ्स के रेंट का डिडक्शन बना दिया गया है. और पॉइंट नंबर 7 यानी कि फीचर नंबर 7 ये कहती है कि टेनेंट की जो लायबिलिटी थी एडवांस टैक्स पे करने के लिए उसको 1/3 से रिड्यूस करके 1/4 कर दिया गया है न्यू एक्ट में. तो ये सारी कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जो इस न्यू एक्ट में ऐड की गई हैं. अब करते हैं इस उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972 की एक्सटेंट और एप्लीकेबिलिटी की. पूरे उत्तर प्रदेश में ये एक्सटेंड करेगा और इसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए 4 डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं. पॉइंट नंबर 1, वो सारी सिटीज जिनको कि डिफाइन किया गया है उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम
1959 में, उन पर इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होगी। पॉइंट नंबर 2, वो सारी म्यूनिसिपैलिटीज जिनको डिफाइन किया गया है यूनाइटेड प्रोविंसेस म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1916 में, उन पर भी इसका एप्लीकेशन होगा। पॉइंट नंबर 3, वो सारे नोटिफाइड एरिया जो कि यूनाइटेड प्रोविंसेस म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1916 में कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, उन पर भी इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी होगी। एंड पॉइंट नंबर 4, द लास्ट वन, it says that it should apply to all the town areas which are constituted in United Provinces Town Area Act 1914। तो बेसिकली इसका एक्सटेंट वो सारे एरियाज में होगा जो कि उत्तर प्रदेश में मेंशन्ड है, और ये पर्टिकुलर टाइप की एप्लीकेबिलिटी के लिए हमारे पास कुछ सिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज और नोटिफाइड एरियाज और टाउन एरियाज मेंशन किए गए हैं जो डिफरेंट अधिनियम में डिफाइन किए गए हैं। Now we talk about those buildings which are being exempted from the applicability of this act. Basically, section number 2 talks about those properties, those buildings which have been exempted from the application of this act. Now in this pursuance we have certain points. Now let me start with point number 1. वो सारी buildings जिसमें गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस या कंटोनमेंट लैंडलॉर्ड है, उन पर इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। पॉइंट नंबर 2, वो सारी बिल्डिंग्स जो कि किसी पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में या पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या कोई रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे सीबीएसई या यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, इन सब में वेस्ट करती हैं, या कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो कि वक्फ बोर्ड ने हेल्ड की है जिसमें कि वक्फ अलल औलाद भी इंक्लूड होती है, तो ऐसी बिल्डिंग्स में इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कोई ऐसी बिल्डिंग जिसको कि फैक्ट्री की तरह से इस्तेमाल किया जाना है या उसको फैक्ट्री के लिए बनाया गया है और भविष्य में उसको फैक्ट्री के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, और यहां पर फैक्ट्री का मतलब है वही डेफिनेशन जो फैक्ट्री एक्ट में मेंशन की गई है। तो कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो कि फैक्ट्री ओन करती है, उसको यूज करती है, तो उस पर इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। और वो सारी प्लांट मशीनरी अगर बिल्डिंग के साथ दी जाती है तो उस पूरी बिल्डिंग पर इस एक्ट का एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 में उन बिल्डिंग्स के बारे में बात की गई है विच कैन बी यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेस और विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेस और सिनेमा और थिएटर, यानी कि वो सारी बिल्डिंग्स जिनको इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है या सिनेमा के लिए या थिएटर के लिए, तो ऐसी सब बिल्डिंग्स पर भी इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस क्या होते हैं। हमारे सेक्शन नंबर 2 में स्पेसिफिकली इस रिस्पेक्ट में एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस का मतलब है कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है या किसी गुड्स का प्रिजर्वेशन किया जाता है या उसको प्रोसेस किया जाता है। तो किसी भी गुड्स की प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन या मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस को हम इंडस्ट्रियल पर्पसेस में कवर करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट का एक एक्सेप्शन है हमारे पास कि जितनी भी शॉप्स किसी भी सिनेमा या थिएटर में सिचुएट होती हैं, वहां पर स्थित हैं, उन पर इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होगी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 5 में उन बिल्डिंग्स के बारे में बात की गई है जो कि पब्लिक एंटरटेनमेंट या पब्लिक अम्यूजमेंट में यूज होती है। इनमें स्पोर्ट्स स्टेडियम शामिल है, लेकिन इसमें कोई भी सिनेमा या थिएटर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 में उन पर्टिकुलर बिल्डिंग्स के बारे में बात की गई है जो कि किसी कंपनीज ने, फर्म्स ने या सोसाइटीज ने हेल्ड की हैं, तो इन सबको भी इस पर्टिकुलर परव्यू से बाहर रखा गया है। इसके अलावा वो सारी बिल्डिंग्स जिनका मंथली रेंट 2000 रुपए से ज्यादा नहीं है, उन पर भी इन पर्टिकुलर एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। या कोई ऐसी बिल्डिंग्स विच इज अ मिशन ऑफ फॉरेन कंट्री और एनी इंटरनेशनल एजेंसी इज अ टेनेंट, इन दैट केस ऑल्सो this particular buildings are not applicable, or you can say that this particular act is not applicable in those buildings. So that is all for today. Have a nice day. Hope you have enjoyed the videos.